नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं नए भारत का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म द डीजी मित्रा इंडिया। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस को सेलिब्रेट करने की तैयारियां कर रही है। और इस सेलिब्रेशन को लेकर आप लोग जानते हैं क्या कि इस बार जो थीम है वो क्या रखी गई है? तो थीम का नाम रखा गया है एक्सलरेट। जो इस बार की जो ये थीम है उसको रखा गया है कि एक्सलरेट एक्शन, यानी कि तीव्रता से काम करना, बहुत तेजी से आगे बढ़ना। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं की समाज के हर तबके में जो है भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये थीम दी गई है। और दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं कि जो महिला दिवस होता है वो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन देखिए, हमने कहीं ना कहीं उस एक्सलरेट एक्शन पर काम करते हुए एक दिन पहले ही जो है महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर और महिलाओं को की बात करने के लिए जो है एक दिन पहले ही इस बड़े शो को लेकर जो है वो आप लोगों के सामने हम लोग आए हैं। और आज हम लोग जो है इस बिग शो में जो है महिलाओं के सशक्तिकरण पर बातचीत करेंगे, महिलाओं के अतुलनीय योगदान पर बातचीत करेंगे कि कैसे हमारी महिलाओं ने जो है देश और दुनिया भर में अपना परचम लहराया है और आज भी वो अपना भरपूर योगदान जो है समाज की भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए, प्रदेश और देश के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग अपने इस बिग शो में जो है अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं और बात करें कि महिलाओं का आखिरकार क्या योगदान जो है वो राष्ट्र निर्माण में रहा है, समाज के उत्थान में रहा है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिरकार ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महिला दिवस मनाया क्यों जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे की बड़ी कहानी है, बड़ा संघर्ष है। कहते हैं कि साल 1911 में जो है कुछ यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि जॉर्जिया होगी, ऑस्ट्रिया हो गई, स्विट्जरलैंड हो गया और जर्मनी, यहाँ कुछ महिलाओं ने जो है अपने मताधिकार के प्रयोग को लेकर जो है एक बहुत बड़ा संघर्ष किया। उसके बाद जो है इसी तरह का एक जो संघर्ष था वो साल 1920 में भी, 1917 में, माफ कीजिएगा, 1917 में जब रूसी क्रांति हुई थी उस वक्त भी इसी तरह से महिलाओं ने बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया और अपनी बात को मनवाने के लिए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। और ठीक इसी तरह से कमोबेश ये जो संघर्ष था वो बदस्तूर जारी रहा। लेकिन आगे चलकर जो है साल 1966 में इस जो महिला दिवस है इसको वैश्विक स्तर पर मनाने की एक तरह से मान्यता दी गई कि इसे वैश्विक स्तर पर मनाया जाए। लेकिन इसको साल 1975 में जाकर संयुक्त राष्ट्र की ओर से जो है आधिकारिक तौर पर मुहर लगाई गई कि अब से जो है हर साल 8 मार्च को जो है वो इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है महिला दिवस मनाया जाए। लेकिन दोस्तों देखिए, विडंबना यह है कि यूरोपियन कंट्रीज हमेशा से जो है इसी तरह से इनिशिएट लेती रही है, पेटेंट करवाती रही है कि उन्होंने ही जो है इस तरह से ये कार्यक्रम चालू किया है, शुरू किया है। और आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया जो है वो एक पर्टिकुलर डे में आकर जो है इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर महिलाओं को सशक्त करने की बात करती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, आप लोग ही नहीं हम सब जानते हैं कि भारत और भारतीयता क्या रही है। हमारे भारत और भारतीयता की जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा समाज है, क्या कुछ कहता रहा है। हमेशा से हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारी पढ़ाई, हमारी लिखाई, हमारी संस्कृति सभ्यता ने सिर्फ यही कहा है कि हमारा जो समाज है उसमें कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो फिर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिन महिलाओं के लिए बात करने का की बात आती है कहां से है। हम तो हमेशा से यही बात कहते रहे हैं कि भैया, जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर जो है वो देवता निवास करते हैं। तो अगर ये मानसिकता, ये सोच जो है एक एक नागरिक, एक एक बच्चे के दिमाग में घर कर जाएगी तो सिर्फ हम एक पर्टिकुलर डे में जो है इस तरह से बात नहीं करेंगे महिलाओं के शक्तिकरण की, फिर हम लोग जो है वो रोज बात करेंगे, हर रोज बात होगी। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये इस तरह से ये सिलसिला जब शुरू हुआ यूरोपियन कंट्रीज की ओर से कि चलिए 8 मार्च को हम लोग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूं महिला दिवस मनाया करेंगे, तो ठीक है, हम भी उसी तरह से मनाते हैं, चलते हैं, एक्सलेंट एक्शन के तहत हम भी आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए जो है ये इसलिए भी शुरू किया गया कि कैसे ना कैसे करके महिलाओं के अतुलनीय योगदान को याद किया जाए, इस दिन उनके अधिकारों को के प्रति महिलाओं को सजग किया जाए और उनमें किस तरह से समानता लाई जाए, इस सब बातों को लेकर जो है इस दिन जो है चर्चा की जाए। इसी खास शो में जो है आज हमारे साथ जो हमारी ओर से जो गुलदस्ता सजाया गया है द डीजी मित्रा इंडिया के खास शो के खास प्लेटफॉर्म पर, उसमें हमारे साथ आज जो महान महिला शख्सियतें जुड़ी हुई हैं, मैं आपका तारुफ करवा देता हूं दोस्तों। हमारे साथ जो है ललिता वकील जी जुड़ी हुई हैं। ललिता वकील जी हिमाचल प्रदेश के आकांक्षी जिला चंबा से ताल्लुक रखती हैं और दोस्तों पद्मश्री अवार्डी हैं और इन्होंने जिस क्षेत्र में काम किया है वो बहुत अतुलनीय है। मैम, बहुत स्वागत है आपका डीजी मित्रा इंडिया के प्लेटफॉर्म पर।
हमारे साथ हैं मधु चौधरी जी। मधु चौधरी जी जो है हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं में वरिष्ठ अधिकारी हैं और मैम का भी बहुत अतुलनीय योगदान है प्रशासनिक सेवाओं को सुदृढ़ बनाने का हिमाचल प्रदेश के उत्थान के लिए। मैम बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। आ, हमारे साथ जी हैं विश्व ज्योति जी, डॉक्टर विश्व ज्योति जी। डॉक्टर विश्व ज्योति जी जो है समाजशास्त्री हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हैं और समाजशास्त्र का विभाग देखती हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और हमारे साथ जुड़ने वाली है नीनू शर्मा जी। नीनू शर्मा जी जो है हिमाचल प्रदेश के गठन के बाद जो पहली नगर निगम बनी थी धर्मशाला, धर्मशाला की दूसरी महिला महापौर हैं। कमोबेश उनको जुड़ना था लेकिन कहीं ना कहीं आकस्मिक कामकाज के चलते जो है उनको कहीं और जाना पड़ गया। बहुत जरूरी कामकाज था लेकिन बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाली है। और इसके अलावा जो हमारे साथ एक और बड़ी शख्सियत जुड़ने वाली थी, युवा शख्सियत थी। और आज के दौर में जिस तरह से सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है दोस्तों, उसी तरह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी आंचल मोंगिया जी। लेकिन क्योंकि आंचल मोंगिया जी से हमारी अभी अभी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वो व्यक्तिगत कारणों से, पारिवारिक कारणों से जुड़ नहीं पाएंगी। हम यही प्रार्थना करेंगे कि अगर उनका व्यक्तिगत कारण है तो ईश्वर करे कि जल्द से जल्द उनका वो कारण जो है वो तुरंत हल हो, उनकी समस्या का निदान हो। और अगर वो सार्वजनिक कोई समस्या है तो डीजी मित्रा इंडिया प्लेटफॉर्म हमेशा ही समाज को जोड़ने की बात करता है और आगे भी जो है वो इसी तरह से समाज को जोड़ेगा। और अगर उनको इस तरह की कोई समस्या है तो वो निश्चित तौर पर हमारे साथ संपर्क कर सकती है और हम उसमें कुछ ना कुछ मदद कर पाए, ये हमारा और आप लोगों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म भी होगा। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि शुरुआत जो है वो ललिता वकील जी से ही करनी चाहिए। मैम आवाज आ रही है आपको? सर बहुत अच्छी तरह से आ रही है आवाज। मेरी आवाज जी पहुंच रही बहुत है धन्यवाद। जी जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी चलिए पहला सवाल ले लेते हैं मैम आपसे। देखिए आपको जिस मकसद के लिए ये पद्मश्री अवार्ड मिला है, पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये सिलसिला शुरू कब से हुआ। वैसे भी सहस्त्राब्दी समारोह मना चुका है चंबा और हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन रियासतकालीन शहर भी है। तो कहते हैं कि ये जो हमारे पास कला कृतियां थी, ये जो हमारी संस्कृति, कला संस्कृति है, ये काफी सदियों पुरानी है। लेकिन आप उससे जुड़ी, आगे बढ़ी और इतने बड़े मुकाम पर पहुंची, कैसे मैम? सर ऐसा है कि जब मैंने शुरू किया था, जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त सर ये चंबा के लोग चंबा रुमाल की इतनी पहचान नहीं थी। एक हमारा छोटा सा मोहल्ला है, उसमें एक महेश्वरी देवी जी थी जो कि वो इसको चंबा रुमाल का काम कर रही थी, पर इतना ज्यादा नहीं था वो। पर मैंने जो शुरू जी किया सर ये काम, तो मैंने तो उस वक्त देखो 15-16 साल की रही होंगी। उस वक्त इतनी गरीबी होती थी, अच्छे-अच्छे लोग, इतनी गरीबी होती थी कि खाना भी पूरा टाइम का नहीं मिलता था हम लोगों को। जी तो जी। लोग देखो उस वक़्त कपड़े ना टाकियाँ डाल के करते थे, ऊपर के नीचे सिल के कपड़े पहनते थे। तो वो जो गरीब हम्म। बच्चे, जो गरीब मोहल्ले के या जो कुछ होते थे, तो मैं शुरू से ही ना बड़ी मुझे ना ये होता था कि भई इन बच्चे जो ऐसे नंगे देखे हैं बच्चे, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, नंगे हैं, चप्पल नहीं है, हम्म। स्वेटर नहीं है, पढ़ नहीं रहे हैं, तो मैं उन बच्चों को जैसे यही है कि चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मैं जैसे मोहल्ले के कपड़े पुराने लेके आती थी, तो उन बच्चों को उनके नाप के सिल के उनको पहनाती थी, ताकि ये ठंड से बचें। और छोटे-छोटे बच्चों को घर पे भी पढ़ाती थी, लेके आती थी ना उस टाइम पर सर क्या बात है। बहुत नहीं सर, बच्चों को लेके घर में पढ़ाती थी क्योंकि मैं खुद उस जी टाइम जी। पर देखो मैंने बोला 15-16 साल की तो रही थी। तो ये जो था ना मेरा जज़्बा, जैसे खेलों में सबसे आगे, किसी की मदद करना सबसे आगे, ये जो मुझ में शुरू से ही था। मुझे और कुछ नहीं था कि दूसरों के लिए क्या करना है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत गरीबी देखी है सर। हम 5 जी जी भाई-बहन, जी जी। 2 बहनें, 3 भाई। हमने कितने दिन हम्म। एक-एक टाइम खाना खाया है, बहुत। और जो दुःख अपना आप सहता है ना इंसान, वो उसको हम्म। दूसरों का दुःख भी दिखता है, वो महसूस कर सकता है उसके लिए। तो मेरा जो सिलसिला हम्म। हुआ वो यहीं से शुरू हुआ था कि मैं दूसरों के जी। लिए कुछ कर पाई। पर जब मेरी देखिए हम्म। शादी हुई तो मुझे मेरे अच्छे क्योंकि मैं शुरू से ही अच्छी रही हूँ स्कूल में भी और सभी खेलों-खुल्लों में सबसे आगे मेडल लेके आती थी सारे सब। तो जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद जैसे अच्छे घर में शादी हुई मेरे ये परिवार में, तो हमारा जो मेरा ससुराल जो था तो उसमें जो मेरी मदर इन लॉ थी और फादर इन लॉ जो थे, तो वो ये ऑनेस्ट ईमानदार गिने जाते थे। वो चंबा के पहले जी। मतलब वो थे सीएमओ, रिटायर हुए थे मेरे फादर इन लॉ। तो उन्होंने देखो उस टाइम में ना वो कभी किसी से फीस नहीं ली।
कभी किसी से क्या बात है। उन्होंने घर जाके, हाँ जी, घर में जो आते थे उनको दवाइयाँ फ्री, हालाँकि वो ठीक थे, घर चलता था, पर इतना पैसा हुँ, नहीं था। सीधी-सी मैं आपको हुँ, बात हुँ। बोलूँ। वो जो मुझे संस्कार मिले, जैसे मेरी जो मदर इन लॉ थी, वो देखो वज़ीर फैमिली से थी, तो वो खुद काम करते थे, चरखा कातना, मतलब लोगों को जो कातना, वो जो स्वेटरें बनानी, उसको काट कर वो लोगों को फिर, जैसे घास वाले आते हैं, गायें रखी हुई थी, तो उनको बुन के देनी, मुझे भी करना पड़ता था। हर जो काम था वो खुद, वो सुबह 5 बजे उठ के 5 बजे उठते थे। तो ये जो जी, जी। सिलसिला जो ऑनेस्टी का चला सर, इसके मेरे ऊपर बहुत हुँ, प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो मेरे जेठ, आप जानते होंगे, हिमाचल के इंजीनियरिंग चीफ रहे हैं, रिटायर हैं, पर जब वो रिटायर हुए तो उनके पास अपना घर नहीं था। तो वीरभद्र जी क्या ने उनको वो घर दिलाया, हुँ, जो क्या कैलसम बात में है। था वो उनका। मैं वो एक वही ज़माना हुआ उनको, करता था मैम, हाँ जी, वो एक ज़माना हुआ करता था। आज हाँ, आज वो बिल्कुल। सोचना भी सोचना भी मुश्किल है हुँ, सर, आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि उसका जो जी, टाइम, जो वो ऑनेस्टी वाला जो था, और ये जो जी, इनका जो असर मेरे ऊपर पड़ा परिवार वालों का, क्योंकि सभी जी, ऑनेस्ट जी, रहे हैं मेरे जेठ। कोई हुँ, देखो, ये डायरेक्टर रिटायर हुए, कोई बीएस वकील, कोई जी, ये हुँ। रिटायर हुए, एक मेरे उधर ये आईआईटी का उसमें खड़गपुर के थे पड़े हुए, उधर फॉरेन में अमेरिका में रह रहे थे, तो यानी उनका कहीं जो न कहीं उन सबका कहीं न कहीं सहयोग मिला, असर पड़ा हाँ और जी, तमाम सर चीज़ें ऐसा बनी है, और आपने हाँ। आपने सबसे मुकाम ज़्यादा तो अचीव किया। योगदान, हाँ जी, क्योंकि अच्छे घर की लड़कियाँ जो थी ना, वो ऐसा काम नहीं करती थी हुँ, बाहर जाके या कुछ करके। उस टाइम पर सोचिए कैसा टाइम रहा, पर मेरे जो ससुराल थी, सास और ससुर ने मुझे बहुत सपोर्ट जी, किया सर। तो उन्होंने हुँ, बोला, घर पे बैठ के आप क्या करते हो, ऐसा कुछ करो जो कि दूसरों के लिए आप, ये चंबा कढ़ाई तो हम लोग स्कूल में सीखी थी, एक-एक सैंपल बनाते थे। फिर मेरे जब ससुर ने जी, मुझे बताया कि आप घर में भी कर सकते हो, तो मैं क्या करती थी, हुँ, यहाँ जो उस टाइम पर इतनी गरीबी थी, तो औरतों को बेचारी घर में जो लड़कियाँ सीखना चाहती, उनको घर में ले आती थी, और घर में हुँ, लेके आके उनको 20-25 बच्चों को वो सिखा के, हुँ, फिर क्या करते थे, डिप्टी कमिश्नर के पास जाना, और उनको उस टाइम पर सर 10 या 15 रुपए स्कॉलरशिप दिलाती हुँ। थी। तो उनको वो बहुत यानी ज़्यादा कहीं न अच्छा कहीं लगा। आपने कदम उठाया, कहीं न कहीं कदम हाँ जी, उठाया, आगे बढ़ी और आज ये मुकाम बिल्कुल। हासिल किया। मैम बिल मैम चर्चा बढ़ाएँगे, आगे बढ़ाएँगे। अब बात कर लेते हैं मधु चौधरी मैम जी से। मैम आपने जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ को जॉइन किया, उससे पहले अपने आस-पड़ोस में देखें, अपने बैच को देखें, तो जो हमारी महिलाएँ थी, जो हमारे अपने साथ जो उस वक़्त स्टडी किया करती थी, उनकी क्या सोच थी, किस तरह के परिवार थे, किस तरह का वो तमाम सारी चीज़ें थी, वो सिनेरियो थोड़ा-सा आपसे भी जानना चाहेंगे मैम और कितना संघर्षपूर्ण था अपना ये वाला मुकाम को हासिल करना? थैंक यू विचित्र जी आज की इस टॉक के लिए। और मैं 2006 बैच में एचएस में टॉपर थी। तो 6 जी, बैच में 2 ही पोस्ट थी, तो एक मेल और एक मैं फीमेल थी। तो हुँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2006 तक जो है गिनी चुनी महिलाएं, इक्का दुक्का महिलाएं 2001 बैच में थी, इक्का दुक्का महिलाएं ही इन सर्विसेज में आती थी। उसके निश्चित बाद तौर पे। 2011 से ज़रूर 5-6 लड़कियाँ आना शुरू हुई, तो एक तरह से हमारे एचएस कैडर में भी महिलाओं को जो है उनकी स्ट्रेंथनिंग हुई। तो इसी से अंदाज़ा हुँ, लगा सकते हैं कि हम कितने जो हैं महिलाएँ इस तरह से कॉम्पिटिशन्स में या किसी भी अन्य फ़ील्ड में जाने के लिए जो है इतना ज़्यादा तत्पर नहीं रहती हैं। लेकिन हुँ, अगर इस इंटरनेशनल डे पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर एक महिला चाहे तो वो घर परिवार से लेकर समाज के उत्थान तक हर कुछ जो है अपना कंट्रीब्यूट कर सकती है। हुँ, महिलाओं हुँ, की संख्या जो अगर आप पिछला आंकड़ा देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में अब काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में हर सर्विस में आ रही है। हर सर्विसेज़ हुँ, में इवन अंतरिक्ष तक जो है महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। तो जी। मैं यही कहना चाहूँगी कि बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, लेकिन अगर जज़्बा हो तो आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। निश्चित तौर पर मैम, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जब ये जज़्बे की आपने बात कही है और आज हम अगर अगर हम लोग सशक्तिकरण की बात करें मैम, तो क्या आपको लगता है क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में हैं, आपको लगता है कि आज जिस तरह से जिस सिनेरियो से आप निकल कर सामने आई हैं, आपने ये मुकाम हासिल किया, आज ज़रूरत है महिलाओं को प्रोत्साहित करने की या वो स्वेच्छा से ही एक स्टेप आउट कर सकती है? हमारे पास उतने सारे संसाधन हैं आज की तारीख में। क्या कहना चाहेंगी मैम? बिल्कुल, आज तो संसाधनों की मैं कहूँगी कि भरमार है। आज से हुँ, अगर 20 साल पहले आप देखेंगे नो डाउट कंप्यूटर्स और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ उस टाइम भी अभी इन्फेंसी में ही थी। लेकिन आज मैं हुँ, देखती हूँ कि अगर आप अपने स्कूल के बच्चों को देखें, अपने बच्चों को देखें तो उन्हें इतने ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं सोशल मीडिया के थ्रू हैं,
इतने ज्यादा एजुकेशनल चैनल्स हैं, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, जो हमारे टाइम में मुझे लगता है गिनी चुनी ही बुक्स होती थी जिनको आप फॉलो करते थे, या कंप्यूटर से भी आप फ्लॉपी और हार्ड डिस्क, फ्लॉपी और इनके जमाने थे। लेकिन अब जो है आप ऑनलाइन माध्यम से कहीं भी बैठे हुए जो है एजुकेशन जो ले सकते हैं, अपने घर पे बैठे हुए अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन तो निस्संदेह आजकल जो है मतलब असीमित है। हमारे टाइम में संसाधनों की जरूर कमी थी, लेकिन उन संसाधनों में मुझे लगता है कि से गुजरते हुए भी उनको डिस्पाइट हैविंग डेफिसिट रिसोर्सेज, फिर भी अगर महिलाओं ने कुछ मुकाम हासिल किया है तो वो भी एक प्रेज वर्दी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। चलिए बातचीत अब हम करेंगे डॉक्टर विश्व ज्योति मैम से। मैम, यूं तो देखा जाए तो आज शिक्षा के क्षेत्र में खासतौर पर हमारी महान महिलाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में हैं, और उन्हीं की वजह से जो है कहते हैं ना कि अगर गुरु सुदृढ़ है, सशक्त है, तो समाज भी सशक्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप एक गुरु हैं, गुरु की भूमिका निभा रही हैं, और आपके ही द्वारा जो है इसी तरह से आईएएस भी निकलते हैं, एचएएस भी निकलते हैं, हम जैसे पत्रकार भी निकलते हैं, वकील भी निकलते हैं, यानी समाज के हर तबके के लिए, हर सेक्टर की सर्विसेज के लिए कोई ना कोई जरूर निकलता है। यूं तो कहा जाता है कि अगर हम लोग अपनी महान महिलाओं की को याद करें, क्योंकि ये जो दिन रहता है वो हमारी महान महिलाओं के अतुलनीय योगदान को ही याद करने के लिए कहा जाता है, तो सावित्रीबाई फुले जी का नाम जो बड़े जोशो खरोश के साथ लिया जाता है कि वो पहली समाज सुधारक थी, शिक्षाविद थी, कवित्री थी, जिन्होंने जो है हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा की क्रांति लाई। क्योंकि उन्होंने 1848 में जिस तरह से एक कन्या स्कूल की स्थापना की, शुरुआत की, और उसके बाद से उन्होंने जो दबा कुचला तबका था या जो दलित वर्ग था, उनकी कन्याओं को पढ़ाया उस स्कूल में और क्रांति लाई, तो अपने आप में कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव उनका था। लेकिन आज की तारीख में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आज भी जिस तरह से ये कहा जाता है कई जगहों पर ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है, मैट्रिक प्लस 2 के बाद हमारी बच्चियां जा नहीं पा रही हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और आप जब आई तो क्या आपका यही मकसद था कि आप एक गुरु बनेंगी, या आप एक किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहती थी? क्या करना चाहती थी आप? जी मैम, अनम्यूट, माइक माइक। की आवाज मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली मैम का आप माइक ऑन करवाइए। चलिए मैं ललिता मैम से जान लेता हूं, तब तक एक बार अगर चीजें ठीक हो जाती हैं फिर उसके बाद मैं ललिता मैम से ही जान लेता हूं। मैम, क्योंकि चंबा को तो आकांक्षी जिला कहा जाता है, आप महिला भी हैं, सशक्तिकरण की बात होती है, तो क्या इस तरह से उस आकांक्षी जिला से महिलाएं और भी पद्मश्री अवार्डी हो सकती हैं? महिलाओं में जज्बा होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, पर उसमें जो भी है वो काम करने का एक जज्बा होना था, ताकि वहां तक हम पहुंच सके, वो जो अपना जो मुकाम है वो हासिल कर सके सर। तो मैंने जो शुरू किया तो मैंने कैसे उस टाइम पर तो सर देखो ना, अब तो फिर भी ये तो मैं देखो 40 साल 45 साल पहले की बात कर रही हूँ, उस वक्त तो बुरी हालत थी सर, लड़कियों की जी 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 पढ़ते नहीं थी, पढ़ाई नहीं होती थी, कोई दूसरा काम नहीं होता था। तो मैं देखो जो ये ट्रेनिंग देती थी साथ-साथ में, उनको जो बच्चा अनपढ़ था, मतलब जो तो 5वीं पास है या 8th था, तो उनको मैं क्या करती थी सर, उनके वो प्राइवेट पेपर दिलाती थी उनको। वो था ₹3 या ₹5, मैं मुझे याद है कि ₹5 10th पास के वो फॉर्म भरनी होती थी, प्राइवेट तो वो जी देते थे। तो मुझे उस वक़्त मिलते थे जैसे ₹100 मेरे ये देते थे, ससुर जी देते थे, तो ₹100 पर महीना। तो मैं उसमें से वो कुछ पैसे जो थे वो उन बच्चों को पढ़ाने में लगाती कि आप 10th करो, हाई सेकेंडरी होती थी उस वक़्त, प्लस 2 नहीं होता था, हाई सेकेंडरी होती थी। जो 8th बच्चा है उसको 10th कराती थी, जो 5th बच्चा पढ़ा हुआ उसको मैं बोलती थी तू कम से कम 10th तक तो पढ़, तुम्हारे लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर जी आप जब तक अपनी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, कुछ आगे कर नहीं पाओगे, तो आप निकल नहीं पाओगे इस मतलब जो आप संघर्ष करेंगी, जो आप ये गरीबी है, जो ये आप ये देख रहे हैं अपना संघर्ष, उसमें आप निकल नहीं पाओगे। तो उसके लिए मैं उनको बहुत प्रोत्साहन करती थी, और धीरे-धीरे, आपने धीरे-धीरे संघर्ष किया,
आपने संघर्ष किया मैम, आपने संघर्ष किया, आपने एक मार्गदर्शन किया और आप इस मुकाम पर पहुंची। आज आप देख रही हैं कि हमारी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं। आज सरकार ने बीसियों योजना चला रखी है, दर्जनों योजना चला रखी है, बावजूद इसके हमारी उस दिशा में काम करती हुई महिलाएं उतना ज्यादा तक नजर आती नहीं है। क्या कहना चाहेंगी? हाँ, नहीं सर, वही है ना, मैं वही बोल रही हूँ कि आजकल के बच्चों के पास इतनी पेशेंस नहीं है महिलाओं के पास ना, मैंने वही, पर जितना देखो आजकल मिल रहा है, जितनी सपोर्ट मिल रही है, जितना सरकार कर रही है महिलाओं के लिए, पर उससे मतलब मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा कुछ हो पाएगा। हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला था उस वक्त, पर तब भी हम लोगों ने ये पूरा संघर्ष करके ये एक जो था ना, मैंने बोला जैसे देखो हस्बैंड का साथ देना, मतलब परिवार को स्वस्थ रखना या सुखी रखना, ये सब लेडीज के एग्जैक्टली हाथ में होता है। उस वक्त मैं देखो पहली औरत थी जिसने, मैं चंबा में उस वक्त की बात कर रही हूँ, देखो आप, जब इतनी महिलाओं को निकलना मुश्किल होता था, तो मैं अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए शॉप के ऊपर जाती थी। मेरी देख देख के जी बाद अच्छे घर की लड़की और निकली, ये शुरुआत करी थी। सबको यही जी वो है कि एक बार देखो अच्छे घर की जैसे निकल सकती है लड़की, शुरुआत करती है, तो उसको देख कर दूसरे लोग भी आते हैं, दूसरी महिलाएं भी अपना जी काम, आज देखो कहाँ बिल्कुल मैंने, हमारे ये तो शायद बहुत पिछड़ा हुआ था चंबा, पर उसमें देखो इसमें कितनी सारी लेडीज आजकल शॉप में बैठती हैं, अपने काम करती हैं अपने हस्बैंड के साथ, कितना ये जो सारी चीजें हैं, ये जो संघर्ष है, ये एक औरतों के मन में आना चाहिए कि हम जी लोग, जी डॉक्टर हम ज्योति, लोगों को, जी डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर ज्योति आवाज आ रही है? नहीं सर, किससे बात मैम आ रही है आवाज? आवाज नहीं आया कर दी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आप अनम्यूट नहीं है, आप म्यूट हैं। एक बार चेक कर लीजिए काइंडली। टेक्निकल टीम काइंडली चेक करना। मधु मैम आपसे सवाल रहेगा। सवाल ये है कि क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मैम, समाज की जो इकाई है, सबसे जो मूलभूत इकाई है वो है परिवार। परिवार जब तक सुदृढ़ नहीं होगा तब तक हम समाज को सशक्त करने की बात नहीं सोच सकते हम लोग। उस तरह से आप, क्योंकि देखिए अगर आप भी सर्विसेज में होंगी, हस्बैंड भी सर्विसेज में होंगे, हमारे बच्चे चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, उनकी क्या दशा दिशा होगी आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो क्या हम एक सही और सशक्त समाज की कल्पना कर सकते हैं? उसके लिए आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा? कैसे हम उसमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करें, कैसे सामंजस्य स्थापित करें कि हमारा परिवार भी सशक्त हो और समाज भी सशक्त हो? ये आपसे बेहतर नहीं बता सकता कोई। बिल्कुल विचित्र जी, सामंजस्य बिठाना ठीक है, एक हद तक मुश्किल हो सकता है, लेकिन वही बात मैंने कही कि अगर आप खुद असर्टिव हैं, खुद सेल्फ ड्रिवन है, तो मुझे आज तक 18 सालों में मुझे नहीं लगता सबसे बच्चों का रियरिंग से लेकर अपने ऑफिस को बहुत ही भलीभांति से निभाया है। किसी भी काम को जब आप एक बोझ समझकर करते हैं तब आपको वो काम जो है अच्छा नहीं लगता है। और मैं ये फख्र के साथ कहना चाहूंगी कि मैंने चाहे अपना पारिवारिक दायित्व है या चाहे मेरा ऑफिशियल है, मैंने हर प्लेटफॉर्म पे अपना अच्छा देने की बहुत कोशिश की है। मैं ये इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि मेरी मदर खुद एक टीचिंग डिपार्टमेंट में, मैंने उनको काम करते हुए देखा है, तो वो वाले जो इनहेरिटेंस है, वो वाले जो संस्कार हैं, वो वाली जो एक ड्यूटीफुल नेचर है, वो मुझे उनसे आई है। तो मैं इस चीज को रेप्लिकेट अपने बच्चों के लिए भी करती हूँ, और जहां जहां समय समय पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं इवन कुकिंग भी खुद करती हूँ। तो ऐसा क्या बात है मैम। मैंने खुद, क्योंकि मेरा दायित्व है कि मैं अपने बच्चों को, मैं अपने परिवार को अच्छा खाना खिला सकूं, साथ साथ में उनको कभी इस चीज का ये ना लगे कि इन सर्विसेज में होने के बाद जो है हमारे को जो है हमारी अनदेखी की गई। तो मैं उस प्लेटफॉर्म पे बहुत सिंसियर हूँ, और इसी तरह से मैं मतलब इसमें मेरे परिवार का भी, मेरे हस्बैंड का भी योगदान है। मैं ये भी
उसको थोड़ा सा एक्नॉलेज करना चाहूंगी। लेकिन ये हाँ जरूर है कि एक महिला अगर चाहे तो वो किसी भी मुश्किल को कैसे भी निपटा सकती है। उसमें वो ज़ील होनी चाहिए, उसमें वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, उसमें वो प्यार भाव अपने परिवार के प्रति, उसमें वो सिंसियरिटी अपनी ड्यूटीज के प्रति होगी तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं लगता उस पर पहुंचना मुश्किल है। एक सवाल यहाँ ये बनता है, मैं यही कहूंगी कि वर्किंग वीमेन भी बहुत अच्छे से अपने परिवार को चला सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वर्किंग वीमेन होने से जो है आपका परिवार पिछड़ जाएगा। आपको यू नीड टू जस्ट हैव योर टाइम मैनेजमेंट। जी, सवाल यहाँ पर यह है, सरकार की ओर से बीसीओ योजना चलाई जा रही है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। आज की तारीख में क्या आपको लगता है कि रियली में वो योजनाएं जो है वो कारगर साबित हो रही हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में? इसलिए क्योंकि देखिए, आप जिन हालातों में पली बढ़ी, जिन हालातों में आप यहाँ तक पहुंची, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी योजना ने इस तरह से सहयोग किया होगा कि आपको यहाँ तक पहुंचाने में मदद हुई होगी। लेकिन फिर भी सरकार चाह रही है कि हमारी महिलाएं सशक्त हों। 21वीं सदी में भी हम चाह रहे हैं, योजनाओं के मार्फत चाह रहे हैं, तो क्या वो रेप्लिकेट हो रही है, इंप्लीमेंटेशन हो रही है उनके? इसमें मैं अब थोड़ा ये कहना चाहूंगी, फिर से वही बात है, अगर आप सेल्फ ड्रिवन है, अगर आप कॉन्फिडेंस है आप में, तो वो परिवार जो है वो अपने आप से ही तरक्की कर जाएगा। लेकिन समाज के जो वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, वो प्रोग्राम्स उस वर्ग के लिए होते हैं जो कहीं से वंचित हैं, जिनको सुविधाओं की कमी है। तो आप उस वर्ग को जो है वो जो सरकार है वो हमेशा ही इस दिशा में कार्य करती है कि उनको किस तरह से जो है डॉक्टर ज्योति, आवाज आ रही होगी? लास्ट सवाल मैं लेना चाहूंगा मैम से। आवाज आ रही है? आप आ रही है आपको मेरी आवाज? आवाज आ रही है, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप सम अप में कह दीजिए कि किस तरह से अपनी कहानी शुरू हुई, आप गुरु बनी, क्या मकसद था, कहीं और भी आप जाना चाह रही थी या फिर आप गुरु ही बनना चाह रही थी? सम अप में कह दीजिए। जी, मैं अपने जीवन में शुरुआत में चाहती थी कि मैं एचएस में जाऊं, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को ज्वाइन करूं। लेकिन ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय माय प्रोफेसर कि मुझे लगा कि टीचिंग जो है वो एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से, जिसके कारण से मैं बच्चों तक, महिलाओं तक बहुत सारी बातों को पहुंचा सकती हूँ। और मैं यहाँ रहते हुए इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मुझे जो एक चीज बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं एकेडमिक्स में हूँ और मुझे बहुत बड़ी प्रिविलेज है उन कॉम्प्लेक्स जो डायनामिक्स हैं सोसाइटी के या जेंडर इनइक्वालिटी के, उसको जानने के और पहचानने के, तो मेरी जो एक रिफ्लेक्शन है, उस रिफ्लेक्शन से मुझे ऐसा लगता है, जब हम क्लास में बच्चों से बात करते हैं, लड़कियों से बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जो एक पेट्रियार्कल नॉर्म्स जो हैं वो एक परपेचुएट कर रहे हैं, जो एक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो हो रही है और होती है, जिससे कि लड़कियां जो हैं वो पढ़ना भी अगर चाहती हैं तो उन्हें उस तरीके की एक जो उनको जो एक पुश मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो सोसाइटली, इस सोसाइटी में ही इनग्रेन कर दी गई हैं, वो एक बच्चे ने इंटरनलाइज कर लिया हुआ है, तो उसे उससे बाहर निकलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो परपेचुएट होती हैं, जितनी भी ये पेट्रियार्की जो है जो इम्पोज की जाती है ऑन द फीमेल्स। So that is what I have witnessed here. I mean, whenever I get a chance to talk to the females, तो मुझे लगता है कहाँ वो स्टक हो गई, तो वो स्टक सिर्फ यहीं पे होती है जहां पे उन्हें वो अचीव करना चाहती हैं बहुत कुछ जीवन में, लेकिन वहां पे कोई चीजें जो पेट्रियार्की है वो उनपे इम्पोज हो जाती है, तो वहां पे उनकी जो एक ग्रोथ है वो वहां रुक जाती है। क्योंकि उसी के बाद अगर आप यूनिवर्सिटीज में देखें तो एक बच्चा तभी ग्रो कर सकता है कि उसकी एज भी ठीक हो चुकी होगी, बहुत जल्दी वो एनहांस भी नहीं कर पाएगा, तो उसको वक्त चाहिए पढ़ने के लिए, उसे वक्त चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, बाहर से ही मिल पाएगा।
लेकिन परिवार की प्रायोरिटीज जो है वो काफी ज्यादा बदल जाती हैं, बदल रही हैं, बदलती हैं शुरू से ही। तो जो इनग्रेन्ड है, वो जो एक फैब्रिक बना हुआ है, जो सोसाइटल फैब्रिक है, विच इज इनग्रेन्ड एक्चुअली, उसको थोड़ा सा हम वो जो परपैचुएट कर रही है चीजों को, उसको हमें थोड़ा रोकने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी चलिए, समय का अभाव, बहुत बहुत धन्यवाद ललिता मैम, आपका बहुत धन्यवाद। मधु मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर ज्योति मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी 2 गेस्ट कहीं किसी कारणवश नहीं पहुंच पाई हैं, उसके लिए भी हमें खेद है कि अगर वो भी जुड़ती तो महिला सशक्तिकरण का जो यहाँ से मैसेज जाता और ज्यादा सशक्त जाता। लेकिन भविष्य में इसी तरह से ये टॉक शो जो है वो होते रहेंगे, निश्चित तौर पर हम आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर भले ही आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाया जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बात होती है कि यूरोपियन कंट्रीज अपनी ओर से एक इनिशिएट लेती है, पर्टिकुलर डेट फिक्स कर देती है। 8 मार्च की तारीख जो है वो फिक्स हो चुकी है कि हर साल इस दिन बात होगी। लेकिन हम कहते हैं, भारतीय समाज कहता है, संस्कृति सभ्यता भारतीय कहती है कि हम लोग यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमनते तत्र देवता। हम हमेशा से इस फलसफे को लेकर आगे बढ़े हैं ताकि हर बच्चे के दिमाग में ये हमेशा रहे, हर क्षण रहे, तत्क्षण रहे कि अगर नारी की हर रोज करेंगे, माँ के रूप में, बहन के रूप में, अपनी धर्मपत्नी के रूप में या बेटी के रूप में, तो आप जो है वो सशक्त होंगे, क्योंकि एक नारी ही है जो समाज को सही मायनों में सशक्त कर सकती है। आज हम लोग भले ही कुछ चुनिंदा लोगों की बात करते हैं कि उन लोगों ने प्रदर्शन किया, इस तरह से संघर्ष किया, फिर जाकर जो है इस तारीख को हम लोग जो वो सामने लेकर आए। लेकिन अगर हमारा इतिहास देखें, गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है। हम लोग जो हमारी जिस तरह से सावित्री फुलेबाई की हम लोग बात करते हैं, सावित्री फुले जी की हम लोग बात करते हैं, उन्होंने भले ही 1825 में उनका जन्म हुआ, तो उसके बाद उन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया, जिस तरह से काम किया, लेकिन उससे पहले भी अगर हम लोग जाएं तो 1731 की अगर हम लोग बात करें तो 1731 में जिस तरह से हमारी अहिल्याबाई होलकर जी ने जो है अपना योगदान दिया, वो भी जो है समाज सुधारक थी। और यहाँ तक कहा जा सकता है कि वो बड़ी एक शासनिक जो है वो प्रणाली को संभालने वाली एक लीजेंड महिला वो उस वक्त रही है। उन्होंने भी जिस तरह से वो एक कवित्री भी रही हैं, उन्होंने शिक्षाविद भी रही हैं, समाज के उत्थान के लिए बहुत सारा काम उन्होंने किया है, धार्मिक संस्थानों को उन्होंने सशक्त किया है। उस वक्त ना जाने उन्होंने क्या कुछ किया है। तो इतिहास को हम जितना खंगालेंगे उतना पाएंगे कि कितना सशक्त हमारा भारतीय समाज रहा है। इतना ही नहीं, आदिकाल चिरकाल की अगर हम लोग बात करें तो हमारे तो देवी देवता, हमारे जो ईश्वर हैं, उनके नाम तक महिलाओं के नाम से, महिलाओं के नाम पहले आते हैं, उनके नाम बाद में आते हैं। राधा कृष्ण की हम लोग बात कर लें, लक्ष्मी नारायण जी की हम लोग बात कर लें, सीताराम जी की हम लोग बात करें, गौरी शंकर जी की बात करें, तो हमारा समाज कितना सशक्त है बताने की जरूरत नहीं है, किसी से हम लोगों को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और उसी तरह से अगर हम लोग अपना स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष देखें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी को कौन भूल सकता है, जो हजरत बेगम हजरत महल जी को कौन भूल सकता है। उन्होंने जिस तरह से अंग्रेजों को लखनऊ से खदेड़ने का काम किया, जिस तरह से कस्तूरबा गांधी जी ने काम किया, जिस तरह से कमला नेहरू जी ने काम किया, जिस तरह से एनी बेसेंट जी ने काम किया, जिस तरह से हमारी निवेदिता जी ने काम किया, निवेदिता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया, सहयोग किया। ऐसी कितनी सारी महिलाएं हैं जिन महिलाओं ने जो है अपने बुरे समय में सशक्त काम करके एक माइलस्टोन स्थापित किया। और आज भी हमारी महिलाएं जिस तरह से कहीं ना कहीं जो अभावों में भाव पैदा कर रही हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ है, सैल्यूट के योग्य है। और डीजी मित्रा इंडिया उन सभी महिलाओं को सैल्यूट करता है। और साथ ही साथ जो है आज जिस तरह से कार्यक्रम में हमारे साथ जो महान महिलाएं शख्सियतें हमारे साथ जुड़ी थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, एक शुक्रिया, दो लाइनें बोलना चाहूंगी। ठीक है।